ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम आज का द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं। 26 मार्च हो रहा है आज और संडे का न्यूज़पेपर है, तो हम न्यूज़ बाय न्यूज़ चलेंगे आपके सामने और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है यह हिल स्टेट पॉइंट एंड शूट प्लास्टिक। इसमें आपको बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड ने एक एक मेथड बनाया है जहाँ पे वो प्लास्टिक की बोतलों में क्यूआर कोड लगा रहे हैं और इंसेंटिव दे रहे हैं। यानी कि अगर आप उत्तराखंड में टूरिस्ट हैं और आपने पानी की बोतल खरीदी, तो उस पानी की बोतल को खरीदने के बाद आपने उस बोतल को यूज़ किया और अगर जाके अपना टूर ख़त्म करने के बाद उसी प्लास्टिक बोतल को, खाली बोतल को आपने दे दिया वापस, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अभी देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट का कि जो प्लास्टिक वेस्ट है, राइट, वो रिसाइकल हो सके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्टार्टअप है ये आगे आया और हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जिसने कि ये काम स्टार्ट किया है। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप विच इज़ गैदरिंग प्लास्टिक बॉटल्स, राइट। सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर न्यूज़, ताकि इसको हम कभी भी अपने नोट्स में, आंसर राइटिंग में, कहीं पे भी या किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ चोजन द चार धाम यात्रा। द उत्तराखंड गवर्नमेंट राइट नाउ हैज़ चोजन द चार धाम यात्रा रूट दैट कवर्स टेम्पल्स एट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ये चीज़ें याद रखिएगा। एंड यमुनोत्री टू इम्प्लीमेंट अ यूनिक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन द हिमालयाज, उत्तराखंड टूरिज्म सेक्रेटरी सचिन कुर्वे हैज स्टेटेड दैट, है ना, उन्होंने ये कहा है। उसके बाद हेमकुंड साहिब और जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वहाँ पे क्यूआर बेस्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो अब ये हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। विजिटर्स विल स्कैन अ क्यूआर कोड ऑन ईच प्लास्टिक बॉटल एंड अ मल्टी लेयर प्लास्टिक बैग and pay a deposit over the MRP. They can claim this amount back as a refund when they deposit up the waste at a point at the end of the यात्रा। 45 लाख क्यूआर कोड जो हैं वो अभी तक प्रिंट किए गए हैं और ये रेसिकल द्वारा किया जा रहा है, विच इज़ अ हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर बेटर रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के अंदर इसी स्टार्टअप को पुरस्कृत भी किया गया, ताकि उसने बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिजिटल इनिशिएटिव लेके आया वो। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सबसे पहले केदारनाथ में कंपलसरी लॉन्च किया गया था ऑन द बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 3584 मीटर्स अबव सी लेवल। अब देखिए, सिर्फ न्यूज़ में ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट। इस न्यूज़ में सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं है, राइट। दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो अबाउट द केदारनाथ धाम, द चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा में क्या क्या आते हैं, ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। कौन सी नदी के किनारे है केदारनाथ, मंदाकिनी रिवर के किनारे है। तो ये सभी फैक्ट्स भी न्यूज़ से हम कवर कर सकते हैं। चलिए, अब इसी को आप आगे पढ़ेंगे और हम इंटरेस्टिंग न्यूज़ और लेके आते हैं आपके सामने। आपको पता है, ये वाला मुद्दा अपने दिमाग में रखिएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट और राहुल गांधी के बीच में जो तकरार है वो सामने आ रही है और राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ। हालांकि आप देखिएगा कमिंग डेज में ये मामला गुजरात हाई कोर्ट जाएगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट आज के ही पेपर में है कि पिटीशन डाल दी है कुछ लोगों ने। राहुल गांधी केरला की कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं जीते थे, वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे। और क्योंकि गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस को सही माना और क्रिमिनल डिफेमेशन के आरोप के तहत इनको 2 साल की सज़ा सुना दी है। तो आपको पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कॉन्विक्टेड हो जाता है, यानी जिसको सज़ा मिल जाती है और वो मुजरिम प्रूव हो जाता है, तो फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकता, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब ये पूरा एक मुद्दा पॉलिटिकल भी है और कहीं ना कहीं हद तक इट इज़ लीगल इशू ऑल्सो। अब सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी में, क्योंकि मैं लॉयर हूँ एज बाय प्रोफेशन, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सेक्शन 499 आईपीसी में डिफेमेशन एक पर्सन की बात करता है, एक कम्युनिटी की बात नहीं करता है। और
इन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि वाई ऑल द थीव्स आर विद टाइटल मोदी। तो ऑब्वियसली ये नीरव मोदी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे, पर ना ही इन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया, ना ही इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया, इन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ इतना एक जनरल स्टेटमेंट बोला। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो इनके पास कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, और अगर क्रिमिनल डिफेमेशन के चलते एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो फिर ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन नहीं है। और दिस इज अगेन गोइंग टू बी अनदर बेंचमार्क इन इंडियाज डेमोक्रेटिक हिस्ट्री, जहाँ पे ये राहुल गांधी वाला जो जजमेंट है बड़ा ही फेमस होने वाला है। दूसरी न्यूज़, निर्मला सीतारमन ने हमारी बैंक्स को कहा है कि आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, बिकॉज जो यूएस और यूरोप की बैंक्स हैं उनमें क्राइसिस आ रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पहले ज़रा सोच लीजिएगा और लगातार रेगुलर स्ट्रेस असेसमेंट अपने बैंक्स का करते रहिएगा। इवन एज द पॉइंट इज, even as public sector banks assured her that all the possible steps are being taken to safeguard themselves from any potential financial shock. अब क्योंकि यूएस की बैंक्स और यूरोप की बैंक्स फेल हो रही हैं, ठीक है, फेल कैसे हो रही हैं? ये डिपॉजिटर्स के मनी, यानी जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया है, ये उनको भी पे बैक नहीं कर पा रहे, इनके पास पैसा ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे भी बैंकिंग सेक्टर को कर सकता है, राइट? तो इसके ऊपर वार्न किया है निर्मला सीतारमन ने। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, देखिए अगेन इस भी चीज़ को आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किस तरीके से इलेक्शन कमीशन यूज़ कर रहा है इलेक्टोरल लिटरेसी के लिए, इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए। नाउ दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। पहली बार क्या हुआ है कर्नाटका के इतिहास में, जो इलेक्शन कमीशन है कर्नाटका का, उसने मंजमा जोगाती को, द नेम इज मंजमा जोगाती को, एक पोल आइकन की तरह चूज किया है ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मोटिवेट किया जा सके वोट करने के लिए, आगे आने के लिए। मनोज कुमार मीना जो इलेक्टोरल ऑफिसर हैं कर्नाटका के, उन्होंने बताया कि ये ट्रांसजेंडर फोक डांसर हैं जो कि कर्नाटका जनपद एकेडमी के फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इसीलिए इसी तरीके से राहुल द्रविड़, जनपद अवार्डी चंद्रशेखर कंबार, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट अश्विनी अंगाड़ी एंड पैरालंपियन एथलीट गिरीश गौड़ा, ये सब भी कुछ अलग पोल आइकन्स चूज किए गए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पोल आइकन क्या है? जब भी देखिए कर्नाटका में आपको पता है चुनाव आने वाला है अभी अप्रैल मई में, और चुनाव जब आता है तो आप पोल आइकन ऐसे चूज करते हो जिससे हर कम्युनिटी रिलेट कर पाए। अगर ऐसे पोल आइकन्स आपके पास नहीं है तो फिर आप ऐसे पोल आइकन्स चूज करोगे कि जो भी कम्युनिटी अभी तक वोट नहीं कर रही है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो भी आगे आए। तो ये एक सिग्निफिकेंस है। कभी भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस की बात हो, डेमोक्रेसी में हर वर्ग की बात हो, सबके पार्टिसिपेशन की बात हो, तो ऐसी चीज़ों को आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, रीसेंट एग्जांपल्स साइट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। GS2 मतलब पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब इसके बाद जो भी लोकल न्यूज़ होती है, आपको पता है कि हमें अखबार में अधिकतर लोकल न्यूज़ छोड़नी रहती है, क्योंकि अभी तक ये दिल्ली का पूरा मामला है, दिल्ली का एडिशन है, तो इसमें हमारे लिए कुछ नहीं खास है। कुछ ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो हमें अच्छी लगे, लेकिन हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इंटरनल सिक्योरिटी में ये एक न्यूज़ आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पे अमित शाह ने CRPF के रोल को काफ़ी अच्छा कहा है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो नक्सलिज्म का मुद्दा है, नक्सलाइट्स का जो मुद्दा है, ये क्या है, व्हाट इट इज़, ये कौन से राज्यों में को अफेक्ट करता है, राइट? ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और CRPF का रोल यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्मेट ऑफ CRPF? इट इज़ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इट इज़ वन ऑफ द 7 ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, राइट?
तो इस तरह से आप सीआरपीएफ के कमांडर, सीआरपीएफ का रोल, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या उसका रोल है, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अमित शाह ने एक और चीज़ कही कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन दोनों एजेंसीज ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की फंडिंग को रोकने में बहुत मदद की है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वे है, देखिए गवर्नमेंट को हमेशा राइट कहा जाता है और गवर्नमेंट को अपोज करने वालों को लेफ्ट कहा जाता है, लेकिन जब ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं तो कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स की बात होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे सोसाइटी में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही होती है जो चाहते ही नहीं है कि करंट गवर्नमेंट इन एनी फॉर्मेट चल पाए। यानी कि उनका एजेंडा ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ना आए, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी आए। उनका पूरा का पूरा आइडिया, कॉन्सेप्ट रहता है जिस तरह का आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चूज किया है, या कह सकते हैं आप कि आपने डेमोक्रेटिक जो सेटअप यूज किया है वो उसी के अगेंस्ट होते हैं। अब खालिस्तान मूवमेंट भी आजकल न्यूज़ में है, ट्रेंड में है, और अमृतपाल सिंह के ऊपर नॉन बेलेबल वारंट निकला हुआ है और अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करने के लिए पंजाब पुलिस क्या है, अलग अलग जगह छापे मार रही है और मोर देन 70 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। हालांकि उसमें से 44 लोगों को छोड़ भी दिया है, लेकिन ये भी एक तरीके का आपको दिखाई देगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का फॉर्मेट। अब यही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या हो सकता है, इमीडिएटली टेररिज्म में बदल सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, द विक्ट्री सागा विल बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स रिमेंबरिंग द सीआरपीएफ पर्सनल्स एंड देयर फैमिलीज, दिस इज व्हाट द होम मिनिस्टर हैज स्टेटेड। बस्तर में है, ये बताना चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे से लड़ाई लड़ी है। और सीआरपीएफ ने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल by establishing coordination with local police and carrying out joint operations against the activities of the Naxalites. Just look at the language in this. Just look at the language and use this particular language in your notes. Organizational skill by establishing coordination with local police and carrying out joint operations. और यहाँ पे इंटरस्टेट मूवमेंट सीआरपीएफ भी चेक कर रही थी नक्सलाइट्स का, राइट। बिहार और झारखंड में जो सिक्योरिटी वैक्यूम था वो भी फिल कर दिया सीआरपीएफ ने, माओइस्ट ऑपरेशंस, एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस करके। इंसिडेंट, अब ये एक डेटा हमारे सामने आ रहा है कि इंसिडेंट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस डिक्लाइंड बाय 76% इन द कंट्री एज कंपेयर टू 2010, and at the same time the loss of lives and security personals also went down by 78%। यानी कि सीआरपीएफ ने इंश्योर किया कि पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस भी ज़रूरी है। तो ये एक फैक्ट हो गया हमारे लिए कि अगर चुनाव करवाना है कहीं पे तो कौन सी फोर्स डिप्लॉय की जाती है, सीआरपीएफ डिप्लॉय की जाती है। और ये वाला जो डेटा है इसको हम नोट कर सकते हैं अपने इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स में, राइट। इन्होंने कहा कि अल्टीमेटली जो ऑपरेशन किए गए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के द्वारा, राइट, people of the country expect that the force will continue to fight diligently till the left wing extremism is wiped out from the country। सीआरपीएफ का एनुअल सेलिब्रेशन हो रहा था छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, राइट। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, इंपॉर्टेंट था मतलब हमारे लिए। कर्नाटका कैबिनेट डिसीजन ने मुस्लिम्स को ओबीसी लिस्ट से हटा दिया है और इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। The State Commission for Backward Classes had recommended that no changes will be affected till the final report is submitted। क्या अब ये देखिए, ये अगेन रिजर्वेशन से रिलेटेड मामला आ गया, ये आपके माइनॉरिटी राइट्स से रिलेटेड मामला आ गया, और ये फैक्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं हो सकती है, ये ओपिनियन बेस्ड न्यूज़ हो सकती है, राइट। इसमें जो भी कुछ है, आपका मत क्या है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें फैक्ट कुछ भी नहीं है। तो आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, ओपिनियन बेस्ड न्यूज़ को यूजली हम चाहेंगे कि क्लासेस में डिस्कस हो रादर दैन इस यूट्यूब वीडियो में, तो सभी के मत सामने आएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए अपने जो अनाउंस कर दिया है, इट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड the names for 124 Karnataka constituencies, but then again this is really not the news that we are going to prepare for current affairs। 1000 हरियाणा के प्राइवेट स्कूल्स में, छोटे मोटे स्कूल्स में खतरा मंडरा रहा है।
जहाँ पे ये बात हो रही है कि सीबीएसई के साथ एफिलिएशन जो है वो अराउंड 1337 छोटे स्कूल्स जो कि प्राइवेट बजट पे चल रहे हैं उनको टेम्पररी एफिलिएशन दिया गया था हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के लिए, यानी 11th 12th 9th 10th के लिए। अब उसके अंदर एक क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम एकड़्स डिफाइन करते हैं कि इतने एकड़, 8 एकड़ 10 एकड़ ऐसा रहता है स्कूल का, जो कि आपके पास होना चाहिए, तभी आपको परमानेंट एफिलिएशन मिलता है, वरना टेम्पररी मिलता है और फिर रद्द कर दिया जाता है। तो वहाँ के बोर्ड ने हरियाणा में ये कहा है कि अगर आपने स्कूल ने एरिया नहीं बढ़ाया तो हम एफिलिएशन रद्द कर देंगे। अब स्कूल का ये कहना है कि हमारे जो छोटे मोटे स्कूल्स हैं वो कॉलोनीज़ के बीच में हैं और आसपास की सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं, घर बन चुके हैं, तो हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है कि हम क्या कर सकें, अपना स्कूल का एरिया बढ़ा सकें। और ये जो हमारे स्कूल्स हैं इसमें मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, हमारी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में हमारा एफिलिएशन हटा देंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट पहला तो उनको होगा जो हमसे नौकरी लेके बैठे हैं, वो टीचर, उनकी फैमिलीज़। दूसरा सबसे ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ेगा उन बच्चों को जो महंगे स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाए, मेरे हिसाब से वो टेनेबल नहीं है, वो वैलिड नहीं है। उसके बाद दूसरी एक और वही अमृतपाल वाले मैटर में एक न्यूज़ और सुनने में आई कि अकाल तख्त के चीफ ने कहा है कि पुलिस क्या कर रही है अमृतपाल के अभी तक अरेस्ट करके। हालांकि ये स्टेटमेंट मेरे को पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल सपोर्ट है खालिस्तान मूवमेंट के प्रति, खालिस्तान इट्स लाइक अमृतपाल सिंह के प्रति, वरना उसको इतने लोग डिफेंड क्यों कर रहे होते या इतने लोग बचा क्यों रहे होते, राइट। तो ये ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का कहना है जो अकाल तख्त के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही खतरनाक और दुखदाई है हमारे लिए कि अमृतपाल सिंह खुद आगे नहीं आ रहा है, उसके चक्कर में नौजवान जो पंजाब के नौजवान हैं उनको पंजाब पुलिस अरेस्ट कर रही है। अमृतपाल के ऊपर कोई भी वीडियो है उस पर कोई कमेंट कर दे रहा है, उस वीडियो को कोई शेयर कर दे रहा है, तो पुलिस उसको शक की निगाह से देख रही है और तुरंत अरेस्ट कर रही है। और ये युवाओं के फ्यूचर के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो अकाल तख्त के चीफ से मेरा यही कहना है, ज्ञानी हरप्रीत सिंह साहब से यही कहना है, सविनय हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि अपने युवाओं को रेडिकलाइजेशन से बचाया जाए। अब खालिस्तान मूवमेंट की बात अगर हम करें तो देखिए, खालिस्तान मूवमेंट बहुत हद तक, मैं आपको हिस्ट्री के पन्नों से इंसिडेंट निकाल के बताता हूँ, जो अपना खालिस्तान मूवमेंट है ना, द खालिस्तान मूवमेंट इज़ वेरी मच सिनोनिमस, वेरी मच सिमिलर, द खालिस्तान मूवमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर टू आर गदर मूवमेंट, द गदर मूवमेंट दैट हैपेंड इन फ्रीडम। तो मैं आपको बता रहा था कि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो सिमिलर है गदर मूवमेंट से। अब गदर मूवमेंट क्या स्टार्ट हुआ था? गदर मूवमेंट हमारा गदर मूवमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये 1910 से लेके 1914 के बीच में स्टार्ट हुआ था। और ये मिलिटेंट, एक तरीके से मिलिटेंट या एक्सट्रीमिस्ट सिख मूवमेंट था, जिसमें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को डरा रहे थे ये लोग। और इट वाज सपोर्टेड बाय बंगाल रेडिकल्स ने मिलके गदर मूवमेंट स्टार्ट किया था। और इसकी शुरुआत कनाडा से हुई थी और इसकी शुरुआत यूएसए से हुई थी। कनाडा और यूएसए में जो वहाँ पे पंजाबी उस टाइम थे, सिख जो उस टाइम थे, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो कहीं ना कहीं उसी, अब गदर मूवमेंट क्योंकि फ्रीडम के लिए था, तो वो आज हम लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसको पढ़ते हैं डिटेल में। लेकिन खालिस्तान मूवमेंट बात करता है कि पंजाब का अलग संविधान हो और भारत सरकार जो है उनको एश्योरेंसेस दे, पंजाबी आइडेंटिटी, सिख आइडेंटिटी अलग से प्रोटेक्ट हो, तो और वो सिर्फ माइनॉरिटी स्टेटस से खुश भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक लूप होल एग्जिस्ट करता है उनकी मांगों में, जो कि हमारे संवैधानिक दृष्टिकोण से, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। और जहाँ कहीं भी फॉरेन गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो रही है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कैनेडा सेज दैट इट इज़ फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स इन पंजाब, दैट इज़ समथिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड, दैट ये अपने इंटरनल गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है।
कनाडा गवर्नमेंट ऑब्वियसली सपोर्ट तो दे ही रही है, इज वेरी क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स इन पंजाब एंड विल कंटिन्यू टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द कम्युनिटी, द कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली हैज सेड अमिड द स्टेट पुलिस क्रैकडाउन ऑन रेडिकल प्रीचर अमृतपाल सिंह. Ms. Jolie was answering a question from the Indo-Canadian Member of Parliament Equinder S. Gahir in the House of Commons on March 23. Right? Canadians can always count on the government of Canada to make sure that we will continue to address the concerns of many members of the community. Right? This is a very difficult road for Canadian government also, because the Sikhs are a part of their community now. They have been living there since ages. Now they have to support their call also. But then I would want to request the Canadian government to not to interfere in the internal affairs of India, even if the Sikh community resides there. Right? If the Sikh community has anything to do, they have to ensure that peace and stability in Punjab province is maintained, because the Khalistan movement that they are starting in Canada is not doing much better. बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए पंजाब में. वहाँ पे तो वो सेफ़ हैं, कनाडा में तो वो सेफ़ हैं क्योंकि वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन उस आइडियोलॉजी और उस पैसे का इस्तेमाल जो यहाँ पे कर रहे हैं खालिस्तान के सपोर्टर्स, उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी इस देश में. क्योंकि पंजाब पुलिस क्या नहीं छोड़ेगी, और पंजाब पुलिस अगर बायस दिखाई दी, फिर ये इन्वेस्टिगेशन NIA लेवल पे चला जाएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे चला जाएगा, और बहुत जल्दी खालिस्तान को आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया जा सकता है. इससे हो सकता है कि थोड़ा झटका लगे, थोड़ा दंगा हो, लेकिन अगर ये लोग अपनी चीज़ों को सही नहीं करते हैं तो मुझे तो लगता है कि इंडिया में यही एक सल्यूशन बचता है, जहाँ पे धारा 144 लगा दी जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए, UAPA इन्वोक कर दिया जाए, या हो सकता है पंजाब में फिर से आफ्स्पा का इस्तेमाल करना पड़े. तो क्या ये सभी कानून, जो जैसा कि आपको पता है आफ्स्पा का इतिहास, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स का हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो ये शुरू हुआ था पंजाब से ही. तो कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज़ हैं, हमेशा देखिए भारत देश में इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस, दैट जब भी कोई एक पॉलिटिकल यूनिट, जैसे कि अभी पूरे देश में सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स द्वारा चल रही है. राइट? जो मेजॉरिटी बेल्ट है इस समय, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को विनर बनाया है, जीताया है, वो दो तरह के लोग हैं. एक जो कि कल्चरली वैदिक सोसाइटी या हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, और दूसरे वो जो कि हिंदी बोलते हैं. तो इन दोनों में जो कहते हैं ना कि अगर इफ़ दिस इज़ लाइक, इफ़ आई हैड टू ड्रॉ दिस, दैट दिस इज़ द हिंदी स्पीकिंग एरिया बेल्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द Vedic society, then these people have definitely voted. Like इसमें से 90% लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करा ही करा है. तो कभी भी जब भी कोई एक कम्युनिटी भारत देश में डोमिनेट करती है, पूरे कंट्री की आइडियोलॉजी को गवर्न करती है या प्रेशर क्रिएट करती है, तो इस तरीके के फ्रिंज प्रोटेस्ट्स होते ही होते हैं. कभी वो अपने रिलीजन को लेके रहते हैं, कभी वो अपने रीजनल आइडेंटिटी को लेके रहते हैं, कभी वो अपने लैंग्वेज को लेके रहते हैं, कभी वो अपने कल्चर को लेके रहते हैं. तो इनको एक्चुअली असिमिलेट करना, कन्विंस करना इज द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. आई मीन दैट इज द इंटायर पर्पस ऑफ, दैट शुड बी द इंटायर पर्पस ऑफ डबल इंजन ग्रोथ. सो जब भी हम न्यूज़ में ये सारी चीज़ों को देखें तो अपना एक ओपिनियन बनाने की कोशिश करें, बिकॉज यू नेवर नो कल को आप इस क्रिटिकल सिनेरियो में फंस सकते हैं. आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकते हैं, आप एक लॉयर हो सकते हैं फ्यूचर में, जिसको कि ऐसी सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा. ओवरऑल हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा को प्रमोट करना है, आगे लेके चलना है. इसके बाद जो कुछ भी हमारे पास अभी न्यूज़ आती है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है. महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन ने, महात्मा गांधी के ऊपर कुछ लोगों ने, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कश्मीर के, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी लॉ की. तो उनके ग्रैंडसन ने, ग्रेट ग्रैंडसन ने ये क्लियर किया कि कहाँ से उनको लॉ डिग्री मिली थी. इंडिया और US के जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करी है. जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स ने कहा कि एक्चुअली सोशल मीडिया पे जो ऑफिशियल्स हैं ये एथिक्स से रिलेटेड है. याद रखिएगा, दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द एथिक्स. दिस इज द समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम एथिक्स. ठीक है,
क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन रखना चाहिए? क्या एग्जीक्यूटिव को एक कोई ओपिनियन बनाना चाहिए? बिकॉज ओपिनियन पे डिस्कशन और डिलिब्रेशन तो पार्लियामेंट में होता है, एग्जीक्यूटिव को तो लागू करना चाहिए। तो वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर में जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगाई है कि वो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करेंगे और अपनी बातों को नहीं रखेंगे वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आपको, इन्होंने एक बड़ी फ़नी बात कही है, हालांकि आई रिस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर लेडी, द काइंड ऑफ फाइट शी इज़ गिविंग, बट देन इन्होंने एक बड़ी फ़नी बात कही है जो कि लीगली क्वेश्चनेबल है। मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे महबूबा मुफ्ती कह रही हैं दैट द ऑफिशियल्स मस्ट बी ट्रीटेड एज सिटीजन्स, दे मस्ट बी ट्रीटेड एज सिटीजन्स एंड नॉट एज सब्जेक्ट्स। मतलब ये क्या है? अगर आप थोड़ा बहुत भी पॉलिटी जानते होंगे तो आपको ये पता है कि सिटीजन्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट। सिटीजनशिप जैसे ही लेते हैं तो हम सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट बन जाते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट मतलब हमें स्टेट के हिसाब से चलना पड़ेगा, स्टेट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, स्टेट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है यहाँ पे। तो ये बड़ी फ़नी सी चीज़ इन्होंने बोली है, बट देन आई डोंट नो इनका क्या मानना है इस पर। अगेन राहुल गांधी के कमेंट्स को रेफ्यूट करते हुए हमारे मिनिस्टर ने कहा कि राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन और अडानी के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई नहीं हैं, इसके ऊपर राहुल गांधी गुमराह करना बंद करें। और यहाँ पे पीयूष गोयल ने बताया कि राहुल गांधी कोई पहले नेता नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ हो, जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया हो। ओवरऑल 32 लीडर्स हैं जिनके साथ इस तरह का डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, जिसमें से 6 बीजेपी के लीडर्स रह चुके हैं। करेक्ट है। तो ये वाला मामला बड़ा गर्म चल रहा है और आपको पता होना चाहिए इस पर क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है। और जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ऑलरेडी पिटीशन डाल दी गई है, तो वहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट हैं केरला के, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि क्रिमिनल डिफेमेशन को आप हटा दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से। तो सर आपको अगर कुछ भी बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इस मामले में हमको क्या करना चाहिए, तो आप पढ़िए ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। आप क्या पढ़ेंगे? किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या हैं वो पहले पढ़ेंगे आप। साथ में आप पढ़ेंगे ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए हुए हैं, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या दिए हुए हैं। ये दोनों बातों को आपको पढ़ना चाहिए और इसके ऊपर नोट्स बनाने चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में तो यहीं से ही आएगा। अगेन हम बात करें, देखिए इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर फिर से न्यूज़ आई है। इंटरनल सिक्योरिटी पे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आफ्सपा एरियाज आर रिड्यूस्ड ओइंग टू इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन। ये अमित शाह का कहना है। ये संडे का पेपर्स क्या इंटरनल सिक्योरिटी पे ही रहता है क्या? मतलब लास्ट जो संडे किया था मैंने, उस पर भी मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, और ये वाला भी हम वही सारी चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए कभी होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टॉपर्स भी कहते हैं और जो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं या जो तैयारी कर रहे होते हैं, मेरा खुद का भी मानना है अपने पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस में कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना तो ज़रूरी नहीं होता है। मतलब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप डेली 2 घंटा 3 घंटा अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो खतरनाक हो सकता है आपके लिए, बिकॉज उस समय आप काफ़ी सारा स्टैटिक एरिया कवर कर सकते हैं, अपने लूप होल्स पे काम कर सकते हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर में लार्जली चीज़ें एक ही टोन एक ही डायरेक्शन में चल रही होती हैं, राइट। तो संडे के न्यूज़पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको पहले ये बता दूँ आफ्सपा के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्म फोर्सेस की स्पेशल पावर एक्ट जो है वो नागालैंड, आसाम और मणिपुर, इन 3 राज्यों में लगी हुई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। ठीक है, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, याद रहेगा आपको, आसाम, नागालैंड, मणिपुर। और उसमें कह रहे हैं 2014 से लेके अभी तक में कंसिडरेबल रिडक्शन हुआ है एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब हम सीधे चलेंगे अपने पेपर के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पोर्शन पे। यहाँ पे भी कुछ हमारे लिए कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गूगल ने बाइलिंगुअल सर्च रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दिया है, ये भी कुछ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। एक अच्छी न्यूज़ आई थी फैक्ट ओरिएंटेड कि अर्थ आवर क्या होता है, व्हाट इज़ दिस अर्थ आवर। तो ये अर्थ आवर के बारे में बेसिक बात जान लीजिए। ये 2007 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। अर्थ आवर में हम करते क्या हैं, हम अपना जो डिपेंडेंसी है 1 घंटे के लिए कम करते हैं बिजली पे, कार्बन बेस्ड इंटेंसिटी, कार्बन बेस्ड एनर्जी सोर्सेज पे, लाइट्स वाइट्स को बंद करके। और ये मार्च के लास्ट सैटरडे को यूजुअली किया जाता है। तो इस बार जैसे 25 मार्च को था और अगले साल 30 मार्च को होगा। तो ये अर्थ आवर इसको कहते हैं। और ये WWF
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जाता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे और अर्थ आवर दोनों अलग हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है हमारे लिए। जम्मू एंड कश्मीर में कनेक्टिविटी करने के लिए पहला फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कहाँ अनाउंस किया गया है, एंड दैट इज़ अंजी खाद ब्रिज। इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, इंडियन रेलवेज ने बनाया। अभी जो रेलवे ब्रिज है इसको आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इट्स लाइक अ सिंगल पिलर। इससे दो रैंप निकल रहे हैं जो कि दो दो पहाड़ के छोर पे हैं, और बड़े लंबे केबल्स के साथ इस पूरे ब्रिज को सपोर्ट किया जा रहा है। अब इसका टारगेट 2017 तक कंप्लीट करने का था, फिर 2022 इसका टारगेट हुआ, और अभी ये प्रोजेक्ट 400 करोड़ का है और अभी शायद कुछ ही समय में ख़त्म हो जाए। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये टेक्निकल क्यों है? बिकॉज जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करना है, जम्मू को बारामुल्ला से कनेक्ट करना है, और ये सभी वो एरियाज़ हैं जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। और इसी ब्रिज से अराउंड 92 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन में जो इन्वॉल्व्ड एजेंसीज़ हैं वो नॉर्दर्न रेलवे है। ये आइडिया नॉर्दर्न रेलवे ने स्टार्ट किया था। नॉर्दर्न रेलवे से पहले सन 2002 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आइडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था और इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट की तरह डिक्लेयर किया गया। लेकिन अगर हम बात करें टनल्स और ब्रिजेस बनाने में रेलवे में, तो सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस, भयंकर एक्सपीरियंस कोंकण रेलवेज का है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट में अभी तक 96 टनल्स बना चुके हैं। तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में जो ये ब्रिज बना रहे हैं ये भी कोंकण रेलवेज ही बना रही हैं, भले ही प्रोजेक्ट नॉर्दर्न रेलवेज का होगा, राइट। इसके बारे में आपको यहाँ पे और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी कि जो ये प्रोजेक्ट है ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें 326 किलोमीटर की लेंथ में एक 7 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें अराउंड 37 ब्रिजेस बनाने पड़ गए। 7 किलोमीटर की रेलवे लाइन डालने के लिए 37 ब्रिजेस बना देना, यानी कि बहुत सारी घाटी को वैलीज को चीरते हुए, पहाड़ों को काटते हुए आप अपना रास्ता बना रहे हो। और 97 किलोमीटर के स्ट्रेच को बनाने के लिए 27 टनल्स बनाने पड़े। तो ऑब्वियसली अपने आप में ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो आप इसके ऊपर न्यूज़ देखेंगे, फैक्ट्स चेक करेंगे। फर्दर ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स इज रिसेंटली सीन इन यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स में यूके ने कमिट किया है कि 2.3 बिलियन यूरोज जो है वो मिलिट्री एड सपोर्ट देंगे यूक्रेन को, और ट्रेनिंग करा रहे हैं मिलिट्री रिक्रूट्स की, बेसिकली 4 लोकेशंस में, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स यूनाइटेड किंगडम का है। उसके बाद अगर हम फर्दर अपनी न्यूज़ को आगे लेके जाएं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, जहाँ पे चाइना ने एक ऐसी टेक्निक निकाली है जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया गया वो वेदर वॉर के लिए, आई मीन बेसिकली इट वाज यूज्ड टू डेवलप अ वेपन और इट वाज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, वो पता किया जा सकता है। और वो टेक्नोलॉजी का नाम तो कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का नाम तो कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए मैं इसको लो कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है। यहाँ पे एक साइंटिफिक स्टडी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मतलब कि जो कम सोने वाले तरक्की करते हैं, जो क्या कहते हैं, सोवत है वो खोवत है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने अपने बुज़ुर्गों को बोलते हुए सुना है। और इसका साइंटिफिक जो प्रूफ है, इसके पीछे जो साइंस है, लेकिन साइंस का मानना कुछ और है। और साइंस कहता है कि देखिए ऐसा नहीं है, आपने अगर अपनी स्लीप को कम किया तो आपको फैटी लीवर डिजीज से झेलना पड़ सकता है, और मिनिमम 7 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, अदरवाइज़ आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लीवर की बीमारी हो सकती है। इसके ऊपर यहाँ पे पूरा आर्टिकल आया हुआ है। आप इंसुलिन टॉलरेंट हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे आप। अब ये वाली चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। दिस इज़ डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर। जब जॉनसन एंड जॉनसन ने एक ड्रग के ऊपर पेटेंट मांगा, उस ड्रग का नाम है बेडाक्यूलिन, और ये बेडाक्यूलिन बेसिकली एक ऐसा दवाई है, इट्स अ ड्रग मेडिसिन दैट इज़ यूज्ड टू ट्रीट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस।
अब ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जो हम सबको पता है कि बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम से। यहाँ पे उसके बारे में भी लिखा हुआ है दैट ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन द लंग्स, बट ये अदर ऑर्गन्स में भी फैल सकती है। इसको ट्रीट किया जा सकता है, ये क्योरेबल है, इट्स नॉट अ क्रॉनिक डिजीज, इट इज़ क्योरेबल। और ये आपको ड्रग्स जो फिजिशियन प्रेस्क्राइब करे उससे क्योर की जा सकती है, राइट। लेकिन अगर आपने एंटीबायोटिक के डोज को कंप्लीट नहीं किया या एक फिक्स्ड रेजिम में उसको नहीं लिया तो आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फिर वही दवाई जो आपको क्योर कर सकती थी वो अब आप पे काम नहीं करती है और उससे आप बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं। इसी को कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भारत में अराउंड 1 लाख पेशेंट्स हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी इन पे स्टैंडर्ड टीबी की दवाइयाँ जो हैं वो काम नहीं कर रही। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एक दवाई है बेडाक्यूलिन। 2018 में WHO ने MDR टीबी के लिए बेडाक्यूलिन जो है रिकमेंड करी। अब बेडाक्यूलिन को बनाने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन ने जो सॉल्ट लगता है दवाइयों का उसको उसके तहत क्या बोला कि हम पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट कराने का मतलब ये हो जाएगा कि बेडाक्यूलिन नाम की जो दवाई है वो सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन बना पाएगा और इससे सीधा असर पड़ेगा दवाई की कीमत पे। अगर कोई कंपनी पेटेंट राइट ले लेती है मेडिसिन पे तो फिर हमारे देश की जो कंपनीज हैं, जैसे लुपिन एक कंपनी है, वो जेनेरिक मेडिसिन नहीं बना सकती। जेनेरिक मेडिसिन आमतौर पर सस्ती होती हैं। जैसे पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल का आपको जेनेरिक मेडिसिन का पत्ता, यानी जो बुखार ट्रीट करने वाली जो दवाई है उसका जेनेरिक मेडिसिन का पत्ता आपको हो सकता है कि 55 रुपये में भी मिल जाए, 50 रुपये में भी मिल जाए और उसमें 10 गोली हो, यानी 5 रुपये पर गोली के हिसाब से। और वहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की पैरासीटामॉल लेते हैं तो वही पत्ता आपको 150-200 रुपये का मिल सकता है 10 गोली से, यानी कि सीधा जंप देखते हो आप 100% से भी ज़्यादा का। जॉनसन एंड जॉनसन ने को बेडाक्यूलिन बनाने के लिए पेटेंट चाहिए था पर हमारे पेटेंट ऑफिस ने मना कर दिया और बहुत सारे जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टीबी के, उन्होंने भी डिनाई किया इस चीज़ को, बिकॉज टीबी इरेडिकेट करना है। भारत सरकार का टीबी एलिमिनेशन, टीबी मुक्त भारत इनिशिएटिव है, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। अब टीबी मुक्त करने में 2 चैलेंजेस हैं। एक तो हमारा मैंने बताया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट चैलेंज है जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं। दूसरा है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट्स। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट्स सीवियर कैटेगरी के होते हैं, यानी इन पे बेडाक्यूलिन नामक दवाई भी काम नहीं करती है। हालांकि इसके बहुत छोटे केस हैं, 2,650 केस ही पाए गए भारत में 2017 में जब टीबी का सर्वे हुआ, राइट। तो अभी हम लेकिन बात कर रहे हैं MDR टीबी की। तो ये याद रखिएगा टीबी के ऊपर 2 तरह की टीबी, MDR टीबी और XDR टीबी। MDR टीबी के ऊपर जॉनसन एंड जॉनसन ने पेटेंट मांगा दवाई बेडाक्यूलिन पे, जो कि पेटेंट ऑफिस ने मना कर दिया। अब हमारे लिए जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पेटेंट एक्ट कौन से ईयर की है। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे स्टेटमेंट दे सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। और आपको ये ऑब्वियसली क्वेश्चन जब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तो उसमें आता है, राइट। तो इसमें सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज JA है जो कि कहता है कि कोई इन्वेंटिव स्टेप अगर आपने नया इजाद किया, कोई तरीका किसी चीज़ को बनाने का आपने नया ढूंढा जो कि नॉर्मल उन लोगों को नहीं पता है, नॉर्मली उन लोगों को नहीं पता है जो वही काम करते हुए आए हैं, तो वो इन्वेंटिव स्टेप आप पेटेंट करा सकते हो। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने एक पाउडर से या एक लिक्विड से, पहले याद है ये दवाइयाँ क्या होती थी, टीबी की जो दवाइयाँ हैं लार्जली इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, लेकिन ये बेडाक्यूलिन क्या है, ये गोली है। तो एक लिक्विड से आप किस तरीके से कैप्सूल बना सकते हो, कैप्सूल कह रहा हूँ मैं, टैबलेट बना सकते हो, उसके आधार पे जॉनसन एंड जॉनसन ने पेटेंट मांगा। लेकिन पेटेंट ऑफिस ने कहा कि ये इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, बहुत सारे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से वो एक लिक्विड से टैबलेट बना सकते हैं। तो पहला इस ग्राउंड पे पेटेंट रिजेक्ट किया गया। दूसरा जो आधार है पेटेंट ऑफिस के रिजेक्ट करने का वो सेक्शन 3D और सेक्शन 3E ऑफ द एक्ट है। सेक्शन 3D और सेक्शन 3E ऑफ द एक्ट ये कहता है कि अगर आपने मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक नया वर्जन ढूंढा जिससे कि
प्रीवियस वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस में क्वालिटी इन्हांसमेंट नहीं हुआ या एफिशिएंसी में इन्हांसमेंट नहीं हुआ तो भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसी तो कोई खोज की नहीं जॉनसन एंड जॉनसन ने जिससे बेडाक्यूलिन मोर एफिशिएंट हो जाए। अगर यही बेडाक्यूलिन नाम की दवाई एमडीआर पेशेंट्स की बजाय अगर कुछ आप इसमें ऐसा इनोवेशन कर दें कि ये एक्सडीआर पेशेंट्स पे भी काम करने लगे तो आपको पेटेंट हो सकता है कि मिल जाए, यानी जॉनसन एंड जॉनसन को हो सकता है कि पेटेंट मिल जाए। तो इस आधार पे भी पेटेंट उनको नहीं मिला। इंडिया में अगर टीबी की सिचुएशन की बात करें, लास्ट पैराग्राफ जो है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टीबी इंसिडेंट्स इन इंडिया की बात करें तो भारत में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जस्ट लेट मी पॉइंट इट आउट टू यू, इंडिया हैज़ द largest population of people suffering from multi drug resistant TB, right? यहाँ पे ये लिखा हुआ है India has the largest population of people living with drug resistant TB. Johnson and Johnson's patent on bedaquiline meant that drug cost $400 per person plus the cost of other drugs. So now this particular rejection is going to reduce the cost of bedaquiline to 80%. इंडिया गवर्नमेंट अभी क्या करती है, ये सभी दवाइयों को फ्री में खरीदती है और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट लेवल टीबी प्रोग्राम्स के तहत। जुलाई 2023 में जेनरिक ड्रग्स के मैन्युफैक्चर लुपिन जैसी कंपनियां बेडाक्यूलिन के जेनरिक ड्रग्स बनाने वाली हैं। और एक और टर्म है, यहां से एमसीक्यू भी बन सकता है, ये एवरग्रीनिंग क्या है। पेटेंट ऑफिस का जो डिसीजन है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को पेटेंट राइट्स ना देने का, वो रेलेवेंट है एवरग्रीनिंग से। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, द टर्म एवरग्रीनिंग सीन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए में कह दे इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स, बी इज रिलेटेड टू द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर द प्लांटेशन कवर इज इंक्रीज्ड। तीसरा ऑप्शन दे सकता है it is as per the state forest survey of 2021 evergreening indicates the growth of evergreen forest, and option D it indicates the habit of patent owner to continuously extend the patent license. नाउ इफ़ यू विल रीड द वर्ड एवरग्रीनिंग, आपको क्लिक होगा कि यार ये तो कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड है बिकॉज इसमें एवर है और इसमें ग्रीन है, बट देन ये कैच है, ये थोड़ा डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम इस पर फोकस ज़्यादा आपका कर रहे हैं कि एवरग्रीनिंग का मतलब है कि ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है जो पेटेंट ओनर अडॉप्ट करता है कंटिन्यूसली एक्सटेंड करने के लिए अपने राइट्स एंड अप्लाइज मल्टीपल पेटेंट्स फॉर द सेम एंटिटी। इंडिया डज नॉट अलाउ दिस। पेटेंट हम लिमिटेड पीरियड के लिए देते हैं और हमेशा उसको एक्सटेंड नहीं करते रहते हैं, राइट? पेटेंट हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेशन के लिए काम करता है। अब दूसरा जो ये बड़ा अच्छा आया कि मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो पीएम मित्र इनिशिएटिव के अंदर किस तरीके से हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को, जिसमें लार्जली 60% सेक्टर कॉटन बेस्ड है, वो कैसे हेल्प करेंगे। तो इस पूरे आर्टिकल को मैं शॉर्ट में आपके सामने पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूरा पीएम मित्र इनिशिएटिव 4445 करोड़ का है, जिसमें हमें टेक्सटाइल पार्क्स बनाने हैं और ये फाइबर टू फैब्रिक वाले इनिशिएटिव को, फाइबर से फैब्रिक वाले इनिशिएटिव को प्रमोट करता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करेगी और 7 स्टेट्स, 7 राज्य चुने गए हैं जिनमें ये टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। ये 7 स्टेट्स जो चुने गए हैं वो हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ये वो 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म करता है। होगा क्या, इन टेक्सटाइल पार्क्स के अंदर छोटे एमएसएमई सेक्टर वाले लोग जो हैं, जो लार्जली टेक्सटाइल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपने फैक्ट्रीज, अपने ऑफिसेस सेटअप कर पाएंगे और वो गारमेंट्स बना पाएंगे। ना ही सिर्फ कॉटन के, बल्कि कॉटन के अलावा और भी तरह के जो फैब्रिक्स हैं वो भी वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और डाइंग भी हो पाएगी और कपड़ा भी बन पाएगा। अभी भारत में जो
एक्सपोर्ट हो रहा है टेक्सटाइल्स का, वो 40 बिलियन पे रुक चुका है। टारगेट है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का कि इसी एक्सपोर्ट को हम 100 बिलियन कर दें, 100 बिलियन डॉलर्स कर दें, और डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक मार्केट में 250 बिलियन डॉलर्स का स्पेस बनाए टेक्सटाइल के लिए। और भारत जैसे हमेशा से जाना जाता था टेक्सटाइल जायंट ऑफ साउथ एशिया, फिर से जाना जाए। इस समय हमें टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे भयंकर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है दो कंट्रीज से, बांग्लादेश और चाइना। ये सस्ते में टेक्सटाइल्स रॉ मटेरियल्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल पार्क की जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ भारत देश में नहीं है, टर्की जैसा देश भी इन टेक्सटाइल पार्क्स की मदद से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, राइट। अब एमएसएमई के जो लोग हैं इस टेक्सटाइल पार्क से जुड़ना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीएम मित्र के साथ साथ हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव नामक योजना का भी लाभ दीजिए, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें और भारत के अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ में हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये पूरा मामला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पीएम मित्र इनिशिएटिव भारत सरकार का कोई पहला इनिशिएटिव नहीं है। इसके और भी पहले सन 2002 में अपैरल पार्क स्कीम नामक योजना लाई गई थी और 2005 में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क नामक योजना लेके आए थे, राइट। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व्ड है और इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है, इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं पीएम मित्र इनिशिएटिव के ऊपर। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे आया FAQ में, शुड इंडिया वरी अबाउट राइजिंग केसेस ऑफ कोविड-19? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग करानी है। ओमिक्रॉन का जो एक वेरिएंट अभी बड़ा प्रचलित है उसका नाम है XBB.1.16। हालांकि इससे किसी भी तरह के सीवियर केसेस नहीं हो रहे हैं। सो इतनी ही बात आज के पेपर में इंपॉर्टेंट थी। आपने देखा होगा आज का पेपर लार्जली ओपिनियन ओरिएंटेड था, फैक्ट बेस्ड नहीं था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम रैपिंग अप टुडेज March 26, 2023 का द हिंदू एनालिसिस। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।